नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक जो चैप्टर था उसमें हमने यौगिक के अणुसूत्र से यौगिक का नामकरण पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं यौगिक के IUPAC यदि आपको नाम दिया हुआ है और नाम दे करके अगर आपको पूछ लिया जाए यौगिक का अणुसूत्र कैसे बनाना है, तो इसके लिए देखो हम प्रत्येक यौगिक की अगर बात करें, जैसे आपको नाम दिया हुआ है टेट्राएमीन, एक्वा क्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, मतलब जो आपका समन्वय मंडल है, जैसे ये यहाँ पर समन्वय मंडल है, ये धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं है। तो कोबाल्टेट नहीं होने का मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी पहले आएगी और इसके बाद में कोई ना कोई आयन मंडल मौजूद होगा। तो सबसे पहले आप धनात्मक स्पेसीज का ही नामकरण करेंगे। तो हम नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, कोबाल्ट है तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखोगे? CO, कोबाल्ट। फिर आपके पास में दो लिगेंड है, एक तो है टेट्राएमीन और एक क्या है? एक्वा। टेट्राएमीन और एक्वा में से ये दोनों ही उदासीन लिगेंड है। तो आप एमीन और एक्वा, AMMIN ही होगा और एक्वा का AQUA। तो अपन सबसे पहले किसको लिखेंगे? एमीन को। तो आप क्या करोगे? टेट्राएमीन मतलब NH3 की क्या कर देंगे अपन? 4। ये 4 एमीन हो गए। एक्वा आपको सिंगल दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे? H2। इतना हो गया। बाद में आप यहाँ पर लिखोगे क्लोरीन। ये प्लस का साइन लगाते हैं एक बार। देखो, प्लस का साइन किस लिए लगाया है? आपको भी पता नहीं है कि यहाँ पर क्लोराइड है कितने, मतलब क्लोरीन, क्योंकि आयनिक मंडल में जो स्पेसीज होती है उसकी संख्या का प्रदर्शन नहीं किया जाता, वो कितनी संख्या में है। तो ये हमें कब पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब हमें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस समन्वय जो सतह है, समन्वय जो मंडल है, इस समन्वय मंडल के ऊपर जब आवेश का हमें पता चल जाए तो हमें इसका आवेश का भी पता चल जाएगा। हाँ, हमें इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर माइनस का एक चार्ज होता है, आवेश एक होता है माइनस का। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ वाले आवेश का पता चल जाए हमें, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोबाल्ट का आवेश है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, प्लस का 3 प्लस एमीन 4 एमीन है, प्रत्येक एमीन का आवेश रहता है 0, तो 4 × 0 प्लस H2O का भी क्या होगा? 0 उदासीन होता है। और ये पूरा का पूरा इसको अपन क्या मान सकते हैं? X। बराबर में मैं क्या मान लूँ इसको? X। तो ये 4 × 0 और ये 0 ऑलरेडी है ही, तो X = कितना हो गया? 3। ये धनात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि CONH3 की होल 4 H2O, यहाँ पर आवेश कितना है? 3 है। और आपको पता ही है क्लोरीन का आवेश कितना होता है? माइनस का 1। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो आपको इन दोनों को बराबर बराबर करना होता है, और बराबर करने के लिए यहाँ पर यहाँ वाला आवेश आप यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ वाला आवेश हम यहाँ पर लिख देंगे। तो होगा क्या? CONH3 की होल 4 H2O, यहाँ पर ये वाला जो 1 है वो तो यहाँ पर आएगा और ये वाला 3 यहाँ पर चला जाएगा। तो 1 को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है और ये 3 को हमने दर्शा दिया Cl3। यह आपका यौगिक हो गया CONH3 की होल 4 H2O Cl3। ये यौगिक है आपका टेट्राएमीन, एक्वा क्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। तो हम अगर इसके यौगिक की अगर अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र अब मैं क्या लिख सकता हूँ? CONH3 की होल 4 H2O Cl3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? Cl3। ये आपका नंबर 1 कंपाउंड है, उसका अणुसूत्र है इस वाले का। नेक्स्ट अपन नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंकेट दिया हुआ है, जिंकेट 8 लगाया हुआ है। इसका मतलब ये एक ऋणावेशित पार्टिकल का भाग है, मतलब समन्वय सतह क्या रहेगी? ऋणावेशित रहेगी। यहाँ पर समन्वय मंडल आपका ऋणावेशित रहेगा।
तो बात क्या हुई कि आयनिक मंडल और होगा। आयनिक मंडल यहाँ पर आपका क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम को हम K लिख देते हैं और पोटेशियम की हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1 प्लस। अब जिंकेट लिखा हुआ है, मतलब समन्वय सतह में या समन्वय मंडल में सबसे पहले जिंक लिखो। जिंक लिखने के बाद में टेट्राहाइड्रोक्सो, तो टेट्राहाइड्रोक्सो का मतलब क्या है, OH4। यह हाइड्रोक्सी लिगेंड है और ये 4 टेट्रा के लिए। अब आपको पता है यहाँ पर जो आवेश है ये ऋणात्मक तो आना है, लेकिन ऋणात्मक में कितना आना है उसकी अगर हम बात करें तो जिंक का आवेश चेक करो पहले। जिंक का आवेश हमें दिया हुआ 2, तो ये लिख दिया हमने 2 प्लस OH पर देखो, OH जो लिगेंड है, हाइड्रोक्सो जो लिगेंड है उस पर आवेश रहता है -1, तो है 4, इसलिए 4 × -1 इजिकल टू क्या बोल सकते हैं हम इसे, x। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 4 × 1 -4 और ये +2, तो x बराबर क्या हो गया, ये -2। मतलब हमें यहाँ पर पता क्या चल गया, यहाँ पर इस समन्वय सतह पर -2 आवेश है, तो मैं इस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, -2। अब हमने जैसे पहले वाले कंपाउंड में किया था वैसा ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो 2 आया है ये लिखा जाएगा आपके पोटेशियम के आगे, और ये जो पोटेशियम का जो 1 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस यौगिक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K2ZnOH4, यह आपका कंपाउंड हो जाएगा। वापस अगर आपको इस अणुसूत्र से यदि नाम लिखना है तो आप पहले क्या लिखते थे, समन्वय सतह मतलब आयनिक मंडल जो धनावेशित है उसको पहले लिखते थे, तो हम क्या लिखते थे इसे, पोटेशियम। फिर हम समन्वय मंडल में सर्वप्रथम लिगेंड का नामकरण, तो लिगेंड का नामकरण के लिए लिगेंड की संख्या भी साथ में लिखी जाती थी, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो या टेट्रा हाइड्रोक्सी, और जिंक के आगे अब क्या जुड़ेगा, 8, तो क्या हो जाएगा, जिंकेट। अगर आपको जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था चेक करनी है तो 1 पोटेशियम पर +1 होता है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस जिंक की आप मान लो x प्लस OH 4 × -1 इजिकल टू, ये पूरा का पूरा उदासीन है तो 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -4 है, इधर इक्वल के उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये प्लस का जो 2 है वो उधर जाएगा तो -2। x इजिकल टू यहाँ पर कितना हो गया, +2। मतलब आपके जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये चीज़ आपके इससे मैच हो रही है। तो बात क्या हुई कि दूसरे वाले यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, K2ZnOH4। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, K2ZnOH4। ये हो गया आपके दूसरे यौगिक का अणुसूत्र। अब देखिए तीसरा है आपका पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। तो पोटेशियम के लिए वही वापस हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम K+। ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, देखो ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट है मतलब एल्यूमिनियम है, और ट्राईऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो लिगेंड कौन सा होता है, C2O4-2, ये जो लिगेंड होता है ये आपका ऑक्सिलेटो होता है। और इसको मैं शॉर्ट में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ, OX। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ट्राईऑक्सिलेटो है इसलिए OX यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो, 3। ये हो गया आपका समन्वय सतह। अब देखो हमें करना क्या है कि आप वापस इसी समन्वय सतह के ऊपर जो आवेश है वो ज्ञात कर लो, ये हमें पता चल जाएगा। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ रहेगा वो हमें ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ से चेक करो, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 3 प्लस। OX ऑक्सिलेटो के ऊपर होता है आवेश -2, और ऑक्सिलेटो है यहाँ पर 3, तो 3 × -2 इजिकल टू क्या कर दो, x। यहाँ पर x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये -6 है और ये +3 है, तो x इजिकल टू यहाँ पर कितना हो गया, -3।
मतलब मैं इस अक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ। तो फिर ये वाला जो आवेश है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ वाला जो आवेश है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो आपका यौगिक किस प्रकार से होगा, K3AlOx की होल थ्राइस, इस प्रकार से। यह आपके तीसरे IUPAC नाम के द्वारा हमने अणुसूत्र का निर्माण किया है। तो ये हो जाएगा आपका K3AlOx की होल थ्राइस। नेक्स्ट आपका टेट्रा कार्बोनिल निकल। देखो निकल बिल्कुल सिंपल नाम दिया हुआ है, ना तो निकलेट है ना कुछ और। तो आप सबसे पहले इसमें ना तो इस बड़े कोष्टक के बाहर की तरफ कोई चीज़ लिखी हुई है और ना ही शुरुआत में कुछ दिया हुआ है। तो हमें सीधा सीधा क्या पता चल रहा है कि इस यौगिक में केवल एक समन्वय सतह है, और वो भी क्या है आपकी धनावेशित हो सकती है, क्योंकि ऋणावेशित तो कन्फर्म है कि नहीं है, और धनावेशित होती तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता, आयन रहता। इसका मतलब ये समन्वय सतह यहाँ पर क्या रहेगी, उदासीन रहेगी। ये हमें पहले ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। जैसे निकल की बात करें तो निकल का क्या रहेगा, Ni, और टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल CO4। अब हम यहाँ पर, अब CO एक उदासीन लिगेंड होता है और निकल यहाँ पर अकेला है, कोई आपको बताया हुआ है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, ये उदासीन है, तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0। और इसमें कोई आयनिक मंडल है ही नहीं, तो आगे की अपन को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ये हो गया आपके थर्ड नंबर वाले यौगिक की बात करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की। तो देखिए हेक्साएमीन कोबाल्ट, बाद में क्या दिया हुआ आपको, क्लोराइड। इसका मतलब Cl आएगा बाद में, और हेक्साएमीन कोबाल्ट है, तो ये तो रहा आपका कोबाल्ट, और हेक्साएमीन के लिए आप क्या करोगे, NH3 की होल 6। अब आपको यहाँ की अक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। Cl की आपको पता ही होती है -1 है। तो यहाँ पर आपको कोबाल्ट कितना दिया हुआ है, देखो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आपको दी हुई है 3। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 + 6 × 0, क्योंकि एमीन जो लिगेंड होता है वो उदासीन होता है, बराबर क्या कर दोगे आप, अक्स। तो अक्स = क्या हो जाएगा आपका +3। यहाँ पर अक्स की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर अक्स की वैल्यू आ गई आपको +3। जब आपको इतना पता चल गया है तो अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये वाला जो आवेश है वो यहाँ जाएगा और ये वाला जो आवेश है वो यहाँ पर जाएगा। मतलब आपका कंपाउंड किस प्रकार का बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा CONH3 होल 6 और यहाँ पर Cl3। ये जो एक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं मतलब दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये एक है। तो इस प्रकार से आपका यौगिक बन गया ये CONH3 की होल 6 और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, Cl3। ये आपके पांचवें जो IUPAC नाम है उसके आधार पर हमने उसका अणुसूत्र का निर्माण किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम टू सेम ही कंपाउंड है, पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस बार देखो इस यौगिक की हम बात करें तो कोबाल्ट दिया हुआ है, मतलब समन्वय सतह धनावेशित रहेगी, और बाद में क्लोराइड दिया हुआ है तो Cl- ऐसे ही लिखेंगे। कोबाल्ट के लिए CO लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो पेंटाएमीन और क्लोरिडो 2 लिगेंड है। हमें पता है पेंटाएमीन मतलब NH3 की होल 5 यह है, और ये एक उदासीन लिगेंड है, और क्लोरिडो क्या रहता है आपका, ऋणावेशित लिगेंड रहता है। तो जब 2 लिगेंड रहे और उनमें से एक उदासीन रहे और एक ऋणावेशित लिगेंड रहे, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें उदासीन लिगेंड का नामकरण पहले लिखना चाहिए या उसका अणुसूत्र पहले लिखना चाहिए, और
ऋणावेशित लिगेंड का बाद में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि पेंटाएमीन NH3 की होल 5 और क्लोरिडो केवल एक दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे Cl, और प्लस में बाहर की तरफ ये इस क्लोराइड को प्रदर्शित करने के लिए आपने क्या लिख दिया Cl-1। अब इस समन्वय सतह पर आवेश हम X मान लेते हैं। इस बार भी आपका जो CO है, यहाँ पर जो CO है कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला है, तो +3 हो गया, प्लस 5 × 0 प्लस 1 क्लोरीन के लिए -1 इजिकल टू क्या कर दिया आपने X। तो X बराबर क्या हो जाएगा 5 × 0, ये प्लस का 3 है और माइनस का 1, तो क्या बच गया प्लस का 2। मतलब हमें क्या पता चल गया कि समन्वय सतह पर प्लस का 2 आवेश है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस समन्वय सतह पर प्लस का 2 आवेश लिख देते हैं और ये माइनस का 1 है। अब ये जो आवेश है वो यहाँ पर आएगा और ये जो प्लस का 2 है वो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसी यौगिक को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का 2 था तो अपन ने क्या कर दिया Cl2। ये हो गया आपका छठवां IUPAC नाम से अणुसूत्र का निर्माण। अब हम बात करते हैं 7वें IUPAC नाम की पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट। तो फेरेट वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये है कि आपका जो समन्वय मंडल है वो ऋणावेशित रहेगा, मतलब वो ब्रैकेट वाला जो समन्वय सतह है वो बाद में लिखी जाएगी और उससे पहले आपका आयन मंडल आएगा। आयन मंडल क्या आया है पोटेशियम, तो पोटेशियम को आप K+ दिखाओ और प्लस। फेरेट के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फेरेट के लिए मैं लिखूँगा Fe, और ट्राईऑक्सिलेटो है तो ट्राईऑक्सिलेटो के लिए हम क्या करेंगे OX की होल थ्राइस। अब आपको आयरन की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है 3, तो मैं समन्वय सतह की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लेता हूँ X मान लूँगा। अब जैसे ही मैंने समन्वय सतह की ऑक्सीकरण अवस्था X मानी तो आयरन की आपको दी हुई है 3, तो आयरन की आपने 3 प्लस ऑक्सीलेटो, एक ऑक्सीलेटो लिगेंड पर माइनस का 2 आवेश होता है तो 3 पर हो जाएगा 3 × -2 बराबर क्या हो गया X। तो X बराबर क्या है, ये -6 है और ये प्लस का 3 है, तो बच क्या गया -3। मतलब मैं यहाँ पर X की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ -3। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने -3। अब होगा क्या, ये -3 यहाँ पर लिखा जाएगा और ये जो प्लस का 1 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपका यौगिक क्या बन जाएगा K3FeOX की होल थ्राइस। ये 3 यहाँ पर आएगा, तो देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा K3FeOX की होल थ्राइस। ये आपका यौगिक हो गया नंबर 7। हम बात करते हैं अब यौगिक 8वें की, डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम। तो देखो प्लेटिनम दिया हुआ है, मतलब केवल समन्वय सतह ही है, इधर कोई आयनिक मंडल में ना तो धनावेश दिया हुआ है ना ही इस ब्रैकेट के बाहर की तरफ कोई नाम लिखा हुआ है, मतलब ऋणावेशित आयन मंडल भी नहीं होगा। प्लेटिनम के लिए हम क्या लिखेंगे Pt लिखेंगे। इसके बाद में डाईएमीन डाईक्लोरिडो, तो हमने पहले भी बात की है डाईएमीन एक उदासीन लिगेंड है, डाईक्लोरिडो ऋणावेशित लिगेंड है। तो डाईएमीन NH3 की होल ट्वाइस और डाईक्लोरिडो के लिए क्या आ जाएगा Cl2। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर X की वैल्यू, तो X की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो अपन पहले तो चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको क्या दी हुई है प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लेते हैं प्लस का 2 प्लस NH3 की 2 × 0 और Cl की यहाँ पर हो जाएगी एक Cl की -1 होती है तो 2 की क्या हो जाएगी -2, और यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ X, तो बराबर में क्या हो जाएगा X। ये 2 × 0 0 है, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2,
तो अक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपके, अक्स की वैल्यू आ गई 0, मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी, ना ही ये धनावेशित है ना ही ये ऋणावेशित है। और ये तो सिंपल सी बात है, केवल और केवल इसमें क्या रहेगा, एक ही समन्वय मंडल रहेगा, आयनिक मंडल यहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट इस प्रकार के यौगिक की बात करें तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, निकलेट दिया हुआ है, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट। तो देखो पहले तो पोटेशियम दिया हुआ है, मतलब K+1 टेट्रासाइनो निकलेट, निकलेट के लिए निकल लिखेंगे और टेट्रा 4 के लिए है और साइनो CN के लिए है, और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, X। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था आपको दी हुई है +2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +2 4 × -1 बराबर X। तो X बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 है और ये +2 है, तो यहाँ पर क्या बच गया, X बराबर -2। मतलब आपका जो ये X है, ये यहाँ पर X की जगह क्या आ जाएगा, -2। अब ये जो 2 दिया हुआ है, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इसके नीचे लिखा जाएगा और इस वाली ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर है, तो हो क्या जाएगा, K2NiCN4, K2NiCN4। तो मैं इस यौगिक को कैसे लिखूँगा, K2NiCN4। इस प्रकार से होगा आपका ये सेकेंड लास्ट IUPAC नाम। अब हम लास्ट में बात करते हैं टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट। देखो क्यूप्रेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्यूप्रेट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, ये तो कन्फर्म सी बात है, मतलब ये ऋणावेशित भाग का हिस्सा है। क्यूप्रेट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर Cu, टेट्राब्रोमिडो Br4 रहेगा और Cu हो ही गया। अब आपको यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है 2, और हमें यहाँ की ऑक्सीकरण अवस्था चेक करते हैं, माइनस में आनी चाहिए। माइनस में क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर क्यूप्रेट लिखा है। तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था आपको दी हुई है +2 प्लस ब्रोमीन की 4 × -1 बराबर क्या करोगे आप, X। ये -4 है, ये +2 है, तो X बराबर क्या आ गया, -2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, X की जगह -2 लिखूँगा। ये हो जाएगा इस यौगिक का IUPAC नाम। हालांकि इस यौगिक में, इस नामकरण में आपको यहाँ पर आयन लिखा हुआ आना चाहिए था, क्योंकि ये आपका समन्वय सतह पर -2 आवेश है। हालांकि पता चल जाता है क्यूप्रेट से कि ये ऋणावेशित सतह का भाग है, लेकिन फिर भी आयन लिखा हुआ आना आवश्यक था। तो ये हमने अभी तक के टॉपिक में हमने किस किस